बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में ध्वनि गमन के माध्यमों के बारे में समझ लिया था कि ध्वनि का गमन ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आज हम ध्वनि गमन की प्रक्रिया से आपको अवगत कराने जा रहे हैं कि किस तरह ध्वनि का गमन तरंगों के माध्यम से होता है, कौन कौन सी तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदीर्घ तरंगों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होने के पश्चात ग्राहक कान तक पहुंचती है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। हमने अपने पिछले व्याख्यान में आपको बता ही दिया था कि ध्वनि का संचार के लिए जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो उसके चारों ओर की वायु में एक प्रकार का आंदोलन उत्पन्न हो जाता है और ये आंदोलन वायु में मंडलाकार होकर फैलता है तथा कर्ण छिद्र में होकर भीतर के पर्दे को कंपित करता है और यही कंपन हमारे मस्तिष्क को वाइब्रेट करता है और हमें आवाज़ की अनुभूति होती है। इस आंदोलन का प्रसार तरंग के रूप में ही होता है, ठीक जिस प्रकार से जल के ऊपरी तल को हिलाने पर चारों ओर छोटी छोटी लहरें फैल जाती हैं। महासागर की विशाल लहरों को अगर ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि आंदोलन के केंद्र से कोई भी खंड टूटकर हमारी ओर नहीं आता है, जबकि हमें ऐसा महसूस होता है कि वो खंड टूटकर हमारी तरफ चला आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता और न ही जल के छोटे छोटे कण अपना स्थान छोड़ते हैं, बल्कि वह अपने स्थान पर रहकर ही ऊपर नीचे आंदोलित होते हैं तथा वे अपने आगे के खंड को आंदोलित कर देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी धान के खेत में आप खड़े हैं तो आप देखेंगे कि एक हवा का मामूली सा झोंका आता है और खेत में एक लहर सी चलने लगती है। स्पेशली सरसों का जब सीज़न होता है उस समय आप इस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। होता क्या है कि लहर के साथ कोई पौधा नहीं चलता, बल्कि हर पौधे का जो सिरा है वो उस वाइब्रेशन से झुकता है और उस वाइब्रेशन को अगले को और फिर अगला, फिर अगले को, फिर अगला, फिर अगले को, और यही श्रृंखला चलती रहती है और हमें लगता है कि ये जो लहर में पौधे स्वयं चलते हुए चले आ रहे हैं, जबकि पौधों के सिरों के बाद इस प्रकार नियमित झुकने से वो लहर बनती है। अतः अब तो ये तो स्पष्ट है कि ध्वनि का गमन चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे गैस हो, वो होता तरंगों के द्वारा ही होता है। अतः हमें निम्नलिखित 3 बिंदुओं को समझ लेना चाहिए। ध्वनि संचार के लिए कंपित उद्गम होना आवश्यक है। ध्वनि संचार के लिए माध्यम का लगातार होना आवश्यक है। ध्वनि ग्रहण करने के लिए योग्य ध्वनि के ग्राहक होने आवश्यक हैं, तभी ध्वनि का गमन सार्थक हो पाता है। और कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो वस्तु होती है वो 2 तरह से कंपित होती है, अनुप्रस्थ रीति से और अनुदैर्घ्य रीति से। अब हम तरंगों के प्रकार बताते हैं। तरंगों के भी ये 2 ही प्रकार होते हैं। सामान्यतया तरंगों का वर्गीकरण माध्यम के कणों की कंपन दिशा के आधार पर किया जाता है कि वो आड़ी जा रही है कि वो खड़ी जा रही है ना, लैंगिट्यूड है या लैटिट्यूड है। इस दृष्टि से तरंगें 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब मैं आपको डायग्राम आपके सामने है और आप इसको देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगें आड़ी चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण जो है वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते रहते हैं और ये तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा में कैसे कंपन करते हैं, ये आप ये एरो बने हुए हैं उनसे आप देख सकते हैं, और यही तरंग की दिशा रहती है। अनुप्रस्थ तरंग ऐसी तरंगें होती हैं जिसके माध्यम से कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। यानी कि अनुदैर्घ्य जो है वो आड़ी चलती है और ये लंबी चलती हैं, ये फ़र्क है और इसको भी आप डायग्राम के साथ में अच्छे से देख के समझ सकते हैं। अब जैसे हम लोग सितार या पियानो या अपना जो तानपुरा होता है, जब हम उसको बजाते हैं, गाते समय जब हम
तानपुरे को बजाते हैं, तारों को झंकृत करते हैं, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंगे ही उत्पन्न होती हैं और संगीत में अनुप्रस्थ तरंगों का ही प्रयोग होता है। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इनका संबंध संगीत से है। जैसे पानी की तरंगों में पानी के कणों की गति तरंगों के संचार की दिशा लंबाई के रूप में होती है, ऐसी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जब तरंगों की गति किसी माध्यम में इस प्रकार होती है कि संचार माध्यम के कणों की कंपित गति तरंग के संचारण में अनुदैर्घ्य होती है, ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी कि जैसे आपने तानपुरे को छेड़ा, जब तानपुरे का तार आड़ी दिशा में हिलता है, यानी मेरु और गुड़ज में न हिलकर अपनी चौड़ाई की दिशा में हिलता है, तब उत्पन्न कंपन अनुप्रस्थ होता है। वाद्य में तानपुरा जैसे है तो उसमें तार की यही गति रहती है, यानी लंबाई की दिशा में वाद्य के तार का कंपन सामान्यतः नहीं होता है। अब संगीत में अनुप्रस्थ कंपन का ही प्रयोग होता है। जैसे आपने तानपुरे का तार एक बार छेड़ा, उसको छेड़ने से कुछ समय तक उसमें ध्वनि सुनाई देती है और तार के कुछ देर कंपन जारी रहता है और थोड़ी देर तक हम इस आंदोलन को आँखों से भी देख सकते हैं। तार हमें स्पष्ट हिलता हुआ दिखाई देगा। तार अपनी मूल दिशा से एक ओर जाकर पुनः मूल स्थान पर पहुंचकर फिर दूसरी ओर आड़ी दिशा में जाकर पुनः अपने स्थान पर पहुंचता है और यही गति बार बार चलती रहती है। दोनों आड़ी दिशाओं में जाने के बाद जब तार मूल दिशा में पहुंचता है, तब एक कंपन या एक आंदोलन पूरा होता है। ऐसे आंदोलन 1 सेकंड में जितनी बार होंगे उन्हीं के वही आवृत्ति कही जाएगी और ध्वनि की तारता या ऊंचाई और निचाई इसी आवृत्ति पर निर्भर करती है कि 1 सेकंड में जितने आंदोलन होते हैं वही ध्वनि की आवृत्ति कही जाएगी। कम आवृत्ति वाली ध्वनि हमेशा नीची होती है और जिसमें आवृत्ति अधिक होती है वो ध्वनि ऊंची होती है। संगीत की दृष्टि से आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यही हमारा पिच भी डिसाइड करती है, क्योंकि इसी के द्वारा ध्वनि की तारता, तीव्रता तथा ऊंचाई निचाई का जो है वो संबंध समझ में आता है। एक कंपन या आंदोलन का काल 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या के वर्गमूल के बराबर होता है। यदि आवृत्ति 200 है तो एक कंपन का काल 1/100 1/200 होगा, यानी एक कंपन 1 सेकंड में 200वें हिस्से में होगा। इसी प्रकार यदि काल 1/200 सेकंड है तो आवृत्ति 200 कंपन प्रति सेकंड होगी। यानी कि उत्पादक द्रव्य की दृष्टि से जैसे हमने आंदोलन की गति को समझा, वैसे ही ध्वनि की वाहक माध्यम की दृष्टि से तरंगों को या अंडुलेशन की गति को भी हम समझ सकते हैं। सामान्यतः वायु ही ध्वनि का माध्यम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन अपने पिछले लेक्चर में कि जैसे ट्रेन की पटरी लोहे की बनी हुई होती है और आप उस ट्रेन की पटरी के ऊपर अगर कान रखें तो बहुत दूर से आने वाली जो ट्रेन होती है ना, उसके कंपन भी उसमें आपको पता चल जाते हैं। यानी कि ये तो क्लियर है कि वो ठोस में भी मतलब ध्वनि का गमन होता है। लेकिन जब हम संगीत की बात करते हैं या सामान्य बोलचाल की बात करते हैं, वार्तालाप की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो ध्वनि गमन का माध्यम वायु ही बनती है। तो सामान्यतः वायु ही ध्वनि का माध्यम होती है। उत्पादक द्रव्य और ग्राहक कान में जो आंदोलन या कंपन होते हैं वह माध्यम के द्वारा जिस गति से आगे बढ़ते हैं उस गति को भी समझा जा सकता है। उस गति को हम मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से वो गति आगे बढ़ती है। हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे प्रत्येक कण की एक छोटी सी सीमा के भीतर जो है वो कंपन होता है, किंतु वो अपना स्थान त्याग कर आगे न बढ़ते हुए अगले कण को अपनी शक्ति दे देता है। मैंने आपको भी बताया ना कि जैसे फसल है, फसल के खेत में आप खड़े हुए हैं
और थोड़ी सी एक बार हवा चली तो अपन को लगता है जैसे सारे पौधे हिल रहे हैं, जबकि होता क्या है, पौधा अपनी जगह से स्थान नहीं छोड़ता है, वो अपना जो है वो वाइब्रेशन दूसरे को देता है और इसी गति से वो गमन करती चली जाती है। उसी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी में भी हमें लगता है कि कोई जल का खंड टूट के हमारी तरफ आ रहा है। जब हम जमे हुए पानी में कोई कंकरी मारते हैं या सागर के किनारे खड़े होते हैं और लहरों का आगमन देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जल का खंड टूट के हमारी तरफ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो कंपन जो है वो आगे से आगे प्रसारित होता है, एक दूसरे को शक्ति देता हुआ, है ना। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ है, प्रत्येक कण की जो एक छोटी सी सीमा है उसके भीतर कंपन होता है और वह अपना स्थान न त्याग कर आगे न बढ़ते हुए अगले कण को अपनी शक्ति दे देता है और इसी क्रम में जल के विभिन्न कण कंपित होते चले जाते हैं। इसी गति से को हम तरंग के रूप में देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब किसी द्रव्य के विभिन्न अंग या कण किसी एक दिशा में एक सी गति करते हैं तब उस द्रव्य में अंडुलेशन या तरंग की गति कही जाती है। यह आंदोलन की गति से इस प्रकार भिन्न है कि आंदोलन में तो द्रव्य या उसके अंग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आंदोलित होते रहते हैं, किंतु जो ध्वनि है वो अपने इसी तरंग के माध्यम से आगे बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों, ये हमारा जो आज का हमारा जो लेक्चर है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम से किस तरह से उसका गमन होता है ना। प्रायः प्रत्येक कण की एक छोटी सी सीमा जो होती है, जिसके अंदर वो अपन को लगता है ऐसा कि वो कंपन बाहर निकल रहा है, लेकिन वो उसी कंपन के भीतर ही रहता है और अपना स्थान न त्यागते हुए आगे बढ़ता है, अगले कण को शक्ति दे देता है और इसी क्रम में जल के विभिन्न कण कंपित होते चले जाते हैं। यह आंदोलन की गति से इस प्रकार भिन्न है कि आंदोलन में तो द्रव्य या उसके अंग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आंदोलित होते हैं, किंतु तरंग के किसी द्रव के कारण क्रमशः एक के बाद एक कंपित होते हैं। अतः जब यह कहा जाता है कि उत्पादक द्रव्य के कंपन द्वारा वायु में तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब यही समझना चाहिए कि उत्पादक के कंपन से हवा का एक कण आंदोलित होकर उस शक्ति को अपने अगले कण में प्रदान कर स्वयं शांत हो जाता है। इस प्रकार क्रमशः ध्वनि फैलती है, गमन करती है। इससे यह स्पष्ट है कि वायु के माध्यम से जब ध्वनि फैलती है तब वायु के कण में जल की तरंग की सी गति रहती है। जल की तरंग के साथ वायु में ध्वनि के फैलाव का ये साम्य बहुत अंश तक यथार्थ है, पर इन दोनों में एक अंतर यह भी है कि जल की तरंग जल की सतह पर रहती है, जबकि वायु की तरंग चारों और ऊपर नीचे एक सी फैलती है और इस फैलाव के बीच में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों का उपयोग होता है। तो हमारा आज का ये जो व्याख्यान था वो हमने पिछले अपने लेक्चर में जो ध्वनि गमन को बताया था, उस गमन की प्रक्रिया को हमने आज के इस व्याख्यान में क्लियर किया है कि किस तरह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम से ध्वनि गमन करती है। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि ध्वनि का गमन ठोस, द्रव्य और वायु तीनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि संगीत जो है वो एक ध्वनि प्रदान कला है, इसलिए ध्वनि का गमन जनरली वायु में, हमारा जो संगीत है उसका गमन हवा में ही होता है, तो उसमें तरंगों के द्वारा ही होता है। अब संगीत की जो ध्वनि है, संगीत की ध्वनि क्या है? सुमधुर ध्वनि, जो कि नाद कहलाती है। हम अपने अगले व्याख्यान में उस ध्वनि की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, उसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको ये ध्वनि की बारीक जो विशेषताएं हैं, संगीतोपयोगी ध्वनि जो कि नाद कहलाती है, उसकी बारीक विशेषताओं के बारे में हम आपको पूरा क्लियर बता सकें।